कल जो हमने एक केस देखा था जहां पर 2s और 2pz ऑर्बिटल्स जहां वो मिक्स नहीं होते, और आज जो हम बात करेंगे जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं या जब इनका इंट्रैक्शन हो जाता है तो इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है ना। और दो अगर एटम्स अगर हमने लिए हुए हैं तो वहां पर उनके जो भी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो 2s का हो या 2pz का हो, वो ओवरलैप करेंगे, सॉरी मिक्स होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मिक्स होंगे। और जिस तरह से क्या नाम है ये 2s और 2pz मिक्स नहीं हो रहे थे जो हमने केस 1 देखा था, सेम उसी तरह से कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो जब इनकी मिक्सिंग होती है तो एक्चुअली होता क्या है, तो मिक्सिंग तो आप इस तरह से बता सकते हो कि ये s ऑर्बिटल है 2s का, और ये हमारे पास में 2p ऑर्बिटल है, दिस वन इज 2pz, और ये अपनी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इंटरेक्ट होते हैं और ये मिक्सिंग यहां पर इस तरह से हो जाती है। लेकिन मिक्सिंग तो सेम उसी तरह से होती है जैसे कि हमने केस 1 में देखा था, और सेम इसी तरह से केस 2 में भी मिक्सिंग होगी, लेकिन मतलब इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन जो एनर्जी लेवल्स मिक्सिंग के बाद हमें मिलता है वो क्या मिलता है। तो मैं यहां पर आप लोगों को दोनों चीजें बताता हूं, जब मिक्स नहीं होता है और जब मिक्स होता है। जब हमने मिक्स होते हुए देखा तब हमने किस तरह का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, तब हमने इस तरह का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था कि ये हमारे पास में है 2s, ये दूसरा एटम हमारे पास में है, या नहीं भी माने तो भी ये दूसरा भी मान लेते हैं, मान लीजिए ये 2s है, ये भी 2s है, और जब ये इस तरह से पास आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिक्स नहीं होते, तो सिर्फ इंडिविजुअली जो 2s है वो दूसरे 2s के साथ में मिक्स कर पाता है। यहां पर 2s और 2pz मिक्स नहीं हुए, बल्कि 2s मिक्स हुए। ओके, तो ये ध्यान रखना। आप कहोगे सब यहाँ पर आप मिक्सिंग बोल रहे हो कि मिक्स हो रहे हैं, मिक्सिंग यहां पर होती है सिर्फ सेम टाइप के ऑर्बिटल्स में, और यहाँ क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, एक 2s है और एक 2pz। ओके, और फिर हमारे पास में हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया था कि ये हमारे पास में है 2p, और इस तरह से जो दूसरा एटम है हमारे पास में ये उसका 2p, और इसके ये 2px 2py और 2pz हो सकते हैं। वो आप अब जो 2pz होता है उसके लिए मैंने आपको कहा था कि वो इंटरन्यूक्लियर मेन एक्सेस होती है उसकी, तो वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है या मिक्सिंग होती है, तो वहां पर उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा कम हो जाती है इस तरह से। और इसी तरह से इसका जो एंटी बॉन्डिंग बनता है उसकी कुछ एनर्जी इस तरह से होती है, और जो इसके 2px और 2py रहते हैं वो इन दोनों के बीच में रहते हैं, कुछ इस तरह से। ये हमने कल बात की थी। लेकिन अगर मिक्सिंग होती है तो क्या होता है, दिस इज विदाउट मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। अब यहां पर देखो 2s और 2p की मिक्सिंग नहीं हुई है, 2p 2p के साथ में मिक्स हुआ है, 2s के साथ में मिक्स हुआ है, लेकिन 2s और 2p आपस में मिक्स नहीं हुए। तो इन केस अगर ये आपस में मिक्स होते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके बना रहा हूं। ये वाला जो हमारा मिक्स नहीं हो रहा इसको मैं थोड़ा सिंपल करके बनाता हूं। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है 2s, और ये हमारे पास में है, मतलब इसको आप बोल सकते हो सिग्मा
और ये है आपका सिग्मा स्टार 2s। तो जैसे यहां पर आप बता सकते हो ना, ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। यहां पर सिर्फ हम एक एटम का काम में ले रहे हैं इसलिए। और इसी तरह से ये हमारे पास में है 2pz, दिस इज 2pz। कैसा बनाएगा? सिग्मा। तो यहां पर इसको आप बता सकते हो सिग्मा 2pz। ओके। और अब हमारे पास में कौन होता है? अब हमारे पास में होता है ये है पाई, क्योंकि अब ये जो है ये 2px और 2py हैं जो लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये है पाई 2px और 2py। तो एक 2px है और एक 2py है। तो अगर मैं दोनों को लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं पाई 2px और ये पाई 2py। सो इस तरह का कुछ एनर्जी लेवल होता है जब ये मिक्स नहीं होता। और जब ये मिक्स होता है तो होता क्या है कि जो 2s है उसकी एनर्जी मिक्स होने पर, क्योंकि आपको पता है अगर इंटरेक्शन होगा, मिक्स होगा, तो वहां पर स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि मिक्सिंग अगर नहीं होती है तो वो अपने आप को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टेबल करके रखता है। लेकिन अगर मिक्सिंग हो रही है तो मिक्सिंग उसी शर्त पर होती है जिस से उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाए। कोई भी काम तभी होगा जब वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हो, वरना वो पहले से ही बहुत स्टेबल था। अगर मैं यहां पर बैठा हूं, बिल्कुल इजी हूं, बहुत कंफर्टेबल हूं, तो मैं यहां से उठूंगा ही नहीं। बट अगर मैं यहां से उठ करके कहीं दूसरी जगह जाकर के बैठता हूं जहां मुझे लगता है कि वहां मैं यहां से ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो मैं यहां से उठूंगा, है ना। तो अगर इनकी मिक्सिंग होती है तो ये जो 2s है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और यहां इसकी एनर्जी कुछ इस तरह की होती है। तो ये हमारे पास में है सिग्मा 2s। और ये मैं आपको बताता हूं ये तब है जब मिक्सिंग नहीं हो रही, विद आउट मिक्सिंग। और ये तब है जब मिक्सिंग हो रही है, विथ मिक्सिंग। और मिक्सिंग किसका है पता है ना? 2s और 2pz का। ओके। ये जो एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार 2s, इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो ये सिंपली सेम उसी तरह से उसी एनर्जी में रहता है जिस एनर्जी में ये पहले था। तो ये है हमारे पास में सिग्मा स्टार 2s, सेम एनर्जी का। अब बात आती है हमारी ये सिग्मा 2pz की। तो जब ये मिक्सिंग नहीं होती है तो उस दौरान क्या होता है, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बजाय डिक्रीज होने के इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और ये जो पाइस 2px और 2py है इनकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, जितनी एनर्जी इसकी बिना मिक्स हुए थी उससे इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये थोड़ी सी कम आप इस तरह से दिखा दोगे इसकी एनर्जी। ये है हमारे पास में पाई 2px और ये है हमारे पास में पाई 2py। और इसकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से, और ये बन देगा आपका क्या? सिग्मा 2pz। तो आपको नहीं लगता कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ जो एनर्जी लेवल का जो सीक्वेंस है वो तो सेम रहता है कि पहले सिग्मा 2s है, फिर उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s। यहां पर भी पहले सिग्मा 2s है और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s। लेकिन जब हम आगे मूव करते हैं और सिग्मा 2pz में और पाई 2px और पाई 2py में जाते हैं, तो यहां पर एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी कम होती है। मतलब जो एनर्जी डिफरेंस जो है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है ये काफी कम होता है।
ठीक है ना। तो जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, हल्के एलिमेंट्स हैं, लाइटर एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? जो कि ऑक्सीजन से छोटे हैं, छोटे इन द सेंस ऑक्सीजन से कम हल्के हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन से हल्के कौन से होंगे? ऑक्सीजन से हल्के होंगे जहां पर आप बात करोगे बोरोन की, आप बात करोगे जहां पे कार्बन की, आप बात करोगे जहां पे नाइट्रोजन की। ये जो मॉलिक्यूल्स आपके बनेंगे, चाहे वो B2 बने, चाहे C2 बने या N2 बने, इन मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे कि ये लाइटर एलिमेंट्स में ये जो सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस, ये क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है या एक्सचेंज हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 2s और 2p आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। आप यहां देख रहे हो 2p और 2x जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स होंगे। तो इस तरह का सीक्वेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ओके, मिक्सिंग के दौरान। तो जो एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? एनर्जी लेवल कुछ इस तरह का हो जाएगा कि ये 2s, यहां पे भी 2s, ये आपस में मिलते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ये सेम रहेगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। और जो हमारे पास में 2p है, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इनकी एनर्जी हो जाएगी कुछ इस तरह की। आप यहां पर देखो, जब ये मिक्स नहीं हो रहे थे, यहां विदाउट मिक्सिंग वाले में, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं जो एंटी बॉन्डिंग के हैं, इनकी एनर्जीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहती है, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप देखोगे कि ये सेम है। पहले क्या है? पहले हमारे पास में सेम वही पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और यहां पर भी सेम आपका वही है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और ये हमारे पास जो सिग्मा स्टार 2pz है, और यहां पर भी हमारे पास में सिग्मा स्टार 2pz है। लेकिन ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने अपनी एनर्जीज को क्या हुआ है? चेंज किया है, इंटरचेंज किया है, जो हमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा है, ओके। सो इस तरह का एनर्जी सीक्वेंस या जो ऑर्बिटल डायग्राम है, वो ऑर्बिटल डायग्राम आपको देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कब? जब हम बात करते हैं B2, C2, N2, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर जो एटॉमिक नंबर, जो इलेक्ट्रॉन नंबर है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होंगे। तो आप यहां पर देखो, यहां नाइट्रोजन के अंदर N2 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 14। तो लेस देन 14, 14 से कम इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर होते हैं, 14 से कम इलेक्ट्रॉन, तो आप इस वाले पैटर्न को फॉलो करोगे, ये वाला जो पैटर्न है हमारा, इस पैटर्न को फॉलो करोगे। और अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी सिस्टम में हैं, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पर हैं, तो आप इस वाले पैटर्न को फॉलो करोगे, ठीक है। अंतर आपको पता ही है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों, ये सिर्फ एक्सचेंज हमारा हो जाता है। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, क्या है कि अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास में हैं, तो देखो ये जो 2s है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ये तो यहां पर भी यही है, और इस पर्टिकुलर पोजीशन में भी यही है। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे किसको? ये वाला जो 2p है,
मिक्सिंग के बाद और मिक्सिंग से मिक्सिंग नहीं होती है, मिक्सिंग होती है, तब ये वाला जो पैटर्न है इसमें हम यहां पर कंसिडर करेंगे। तो 14 से अगर ज्यादा है तो हमारे पास में एक सिस्टम तैयार होता है जहां पे हम उसको बोलते हैं 1221 1221 1221 क्या है कि पहले ये सिंगल ऑर्बिटल है और यहां पर ये डिजेनरेट 2 ऑर्बिटल्स हैं, उसके बाद में फिर डिजेनरेट 2 ऑर्बिटल्स हैं और उसके बाद में फिर एक ऑर्बिटल है। तो 1 2 2 1 ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हम 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने वाले होते हैं। और अगर आपको 14 से कम इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में फिल करने हैं जो कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो वहां पर आप फॉर्मूला यूज करते हो 2 1 2 1। अब देखो यहाँ पे डिजेनरेट 2 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 1 2 1 का। तो ये आप बस याद रखिएगा कि 14 से कम है तो 21 21 और अगर 14 से ज्यादा है तो 12 21, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं ये बना सकते हो। तो मैं यहाँ जो बोरॉन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, इन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करता हूं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं। तो मैं अब इस तरह का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इस तरह का एनर्जी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, है ना। मैं सिंपली इन ऑर्बिटल्स को लिखूंगा, ठीक है ना। और इनका सीक्वेंस जो है वो इसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में ये एनर्जी जो है इनकी बढ़ रही है। क्योंकि तो हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए कि एक जो सबसे कम एनर्जी का जो ऑर्बिटल है वो क्या है आपका, वो है सिग्मा 2s, है ना। तो आप ये सिग्मा 2s बना दो, ये सब ये बन गया आपका सिग्मा 2s। उसके बाद जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है, तो उसके बाद जो एनर्जी होती है वो होती है सिग्मा स्टार 2s की। उसके बाद जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है, ओके हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 14 से ज्यादा है तो सॉरी 14 से कम है तो 2121। तो ये हम यहाँ पर शुरू करेंगे 2 और फिर 1 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन से, ये हो जाएंगे आपके पाई 2px जिनकी एनर्जी इक्वल है पाई 2p y के। और ये क्या है, ये आपके पास में है सिग्मा 2p z और ये है हमारे पास में सिग्मा स्टार 2p x जिसकी एनर्जी इक्वल है सिग्मा स्टार 2p y के। और ये हमारे पास में है सिग्मा स्टार 2p z। यही एनर्जी सीक्वेंस है। अब हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं किसके लिए, C2 के लिए, अगर या B2 के लिए देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं B2 के लिए। तो अगर हमारे पास में B2 मॉलिक्यूल हो तो क्या फॉर्मूला हमारा होगा, और इसमें 14 ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने होंगे, बोरोन के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और अगर B2 है तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, 5 इसके और 5 इसके। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे भरोगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, और 5 और 6। अब आप बोलोगे साहब 6 ही भरे, हाँ वो 6 इसलिए भरे क्यों, क्योंकि इससे पहले भी तो कुछ ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा, इससे पहले होगा हमारे पास में ये 2 ऑर्बिटल्स, ये क्या होंगे, ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। तो इनमें भी तो 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 तो 4 तो 6 2 8 और एक 9 और एक 10। तो ये जो B2 है इसके जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसको आप फॉलो कर दोगे, फिल कर दोगे इस तरह से। और ये हमने क्यों नहीं दिखाया, ये हमने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये इनर शेल का है, ठीक है ना। तो इनर शेल के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने माइनस कर दिए, ये इनर शेल है जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट
नहीं करता। और ये जो है ये वाले, ये क्या है, ये आपके वैलेंस शेल, वैलेंस शेल जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में अगर हम अब बात करें बोरोन के बाद कौन आता है, कार्बन। सो कार्बन के लिए अगर हम देखें तो हम ले लेते हैं C2, ये C2, और C2 को अगर हम फिल करेंगे तो क्या फिलिंग होगी, C2 को हम फिल करते हैं तो फिल होगी सेम वही, एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये दो ऑर्बिटल्स, ये एक ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल्स, और ये एक ऑर्बिटल, है ना। ये सेम इसी तरह से। अब इसमें और ये दो आपके जो इनर शेल के हैं वो नीचे लिख दिए। अब कार्बन के पास में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसमें। तो ये जो है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कैसे करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो दिस इज 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो हमने यहां पर डिस्कस किया। इसी तरह से हम और एग्जांपल ले सकते हैं किसका, हम नाइट्रोजन का, क्योंकि अभी हम नाइट्रोजन का सिस्टम हम ले सकते हैं। और नाइट्रोजन के सिस्टम में अगर हम देखें तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल, फिर दो ऑर्बिटल्स, ये फिर ये एक ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो हम नाइट्रोजन में ले रहे हैं और ये दो आपके इनर जो शेल्स हैं वो, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उसका 7 होता है एटॉमिक नंबर, और दो नाइट्रोजन्स है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये जो बोरोन हो या कार्बन हो या नाइट्रोजन हो जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पर आप क्या करोगे, 2 1 2 1 वाला सिस्टम हम काम में लेंगे और ये इसके एनर्जी लेवल डायग्राम्स हो जाएंगे। और इनका जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कुछ इस तरह का होगा। और इनसे आप इसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, देखो यहाँ पर अगर हम बोरोन की बात करें, इस है ना B2 की, तो B2 में देखो आप कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी के पास होते हैं तो उस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं, या उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड कैसा होगा, वो पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड होगा। तो ये जो बोरॉन है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। लेकिन अगर आप C2 और N2 को देखते हैं तो आप यहां पर देखो कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या है, सब पेयर हो चुके हैं, सब पेयर हो चुके हैं, यहाँ पे सारे के सारे पेयर हैं। और सभी अगर पेयर होते हैं तो ये जो कंपाउंड होंगे ये कैसे होंगे, ये कंपाउंड होंगे आपके डायमैग्नेटिक। आप यहाँ पे लिख सकते हो डाया मैग्नेटिक। तो ये भी और ये नाइट्रोजन, ये दोनों के दोनों क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर के हैं। वो हमें इस मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल डायग्राम है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से मिल जाएगा देखने को। दूसरा, हम इनका बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते हैं, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, तो हम देखो यहीं पर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं B2 के लिए, निकालते हैं B2 के लिए। सो B2 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका हाफ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो यहां पर आपने क्या किया, हाफ। अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो देखो ये वाले जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो काम नहीं आएंगे,
सिर्फ ये जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काम आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखो। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एंटी बॉन्डिंग में है, देखो ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने लिखोगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आएगा वो क्या आएगा, हाफ, और यहाँ पे 4 - 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, और इसको आप इससे काट दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ जाएगा आपका 1। तो ये बॉन्ड ऑर्डर बोरॉन के लिए हमारे पास में निकल करके आ गया 1। तो आप बता सकते हो कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है बोरॉन का, ये क्या है 1। इस तरह से हम C2 के लिए निकाल सकते हैं। तो C2 के लिए अगर हम निकालते हैं, C2 के लिए हम निकालो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2, तो वही हाफ। अब मैं ये नहीं लिखूंगा NB और NB ये आपको मालूम है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्डिंग एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिख देंगे। और एंटी बॉन्डिंग में कितना है, ये एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और ये 6 - 2 इक्वल्स टू 4, और इस 4 को जब 2 से आप टू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो क्या आया, वो हमारे पास में आया 2। तो ये जो कार्बन है इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आएगा, वो आएगा 2। इस तरह से अगर हम N2 के लिए निकालें तो N2 के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही हाफ। अब यहाँ पर देखो बॉन्डिंग, तो एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये है, ठीक है ना। अच्छा मैंने यहाँ पर ना एंटी बॉन्डिंग नहीं लगाया है, ये एंटी बॉन्डिंग। तो कुल मिला के हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, नहीं 2-1-2-1 है ना, हाँ ये 2p सेट का है, ओके सॉरी, ये बॉन्डिंग का ही है। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बॉन्डिंग में, 2, 4, 6 और 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, और एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, ये वाले। तो इनको आप यहाँ पर लिख दोगे 2। तो इस तरह से जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ये, और 8 - 2 इक्वल्स टू 6। 6 को इससे जब आप काटोगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 हमारे पास में आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आएगा 3। ओके, सो इस तरह से ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स आप लिखते हो, इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके वो वाले ऑर्बिटल्स जो 2s और 2pz आपस में मिक्स अगर होते हैं तो किस तरह का सिस्टम यहाँ पर ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये विदाउट मिक्सिंग था, ये विद मिक्सिंग है, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। जब ये मिक्स नहीं करता तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। और जो भी सिस्टम आपको दिया जाएगा उस सिस्टम को आप इस तरह से क्या कर सकते हो, भर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हीट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो होमोन्यूक्लियर की बात कर रहे थे, बट अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हीट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हीट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, अब देखो हीट्रो का मतलब है दो, जो डायटोमिक तो ये है कि 2 एटम्स से मिलकर के बना है, और हीट्रो का मतलब है कि दोनों जो
एटम्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे HCl, ये एग्जाम्पल हम लेकर के चलेंगे और इसी का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें, तो इस तरह के मॉलिक्यूल जहां पर जो भी एटम्स हैं वो एक एलिमेंट के ना होकर के दो अलग अलग एलिमेंट के अगर होते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, हेटेरोडायटमिक। अगर दो एटम काम आए तो डायटमिक, तीन आते तो तीन ट्राइएटमिक, लेकिन हम बात सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं, डायटमिक की कर रहे हैं, कि जहां दो एटम्स काम आ रहे हैं लेकिन दोनों कैसे हैं, हीट्रो है, मींस डिफरेंट है। अब यहां एक चीज आप समझो, देखो हाइड्रोजन जो है वो है 1s1, और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये 1s का ऑर्बिटल और यहां पर जो 3p है उसका ऑर्बिटल, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, और इस इंटरेक्शन के दौरान क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, सिंपल। और अगर मैं यहां पर HF की बात कर लूं, HF की, तो HF में भी आप देखोगे कि ये ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, और फ्लोरीन के लिए आप यहां पर देखोगे ये, तो यहां पर भी आप 1s और जो 2p है उसके ऑर्बिटल्स काम आ रहे होंगे जिनमें एनर्जी डिफरेंट है। जबकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एनर्जी जो है वो या तो बराबर होनी चाहिए या लगभग बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जो बॉन्डिंग एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट है साथ में, और उनकी एनर्जी जो है वो भी डिफरेंट है। मींस पहली चीज तो जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी पहली चीज तो ये है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग एटम्स, सॉरी बॉन्डिंग एटम्स, ये क्या है, डिफरेंट। अगर हम यहाँ HF का एग्जांपल लेके चलते हैं तो यहां आप HF के एग्जांपल में देखोगे कि ये हमारे पास में डिफरेंट है। एटम्स डिफरेंट। दूसरी चीज क्या डिफरेंट है, जो इनके कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट क्यों होंगे, जो मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है उसके पास में 1s ऑर्बिटल है, और जो फ्लोरीन है उसके पास में 2p ऑर्बिटल है जो कंबाइन होगा, तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो भी यहां पर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। और जो इनकी एनर्जीज होंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज होंगी, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो भी क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि 1s की एनर्जी अलग है और 2p जो ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी अलग है। हमने यहां पर देखा है, देखो कि 1s की एनर्जी तो यहां पर है और 2p की एनर्जी जाकर के यहां पर है, तो इतना बड़ा डिफरेंस है यहां पर एनर्जीज के बीच में। तो यहां पर ये तीन चीजें आपको हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में डिफरेंट मिलती हैं। बॉन्डिंग एटम्स भी डिफरेंट मिलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी डिफरेंट मिलते हैं, क्योंकि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, और इनकी जो एनर्जीज होती हैं, इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती है। तो क्या होगा कि अगर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज अगर डिफरेंट हैं तो किस तरह से कॉम्बिनेशन होगा, किस तरह से जो ऑर्बिटल्स हैं वो पास आएंगे अलग अलग एनर्जी के और कंबाइन होंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझो। मान लो कि हमारे पास में दो एटम्स है ना, और सिर्फ एस एस ऑर्बिटल्स ही अगर हम माने, एक एग्जांपल अगर हम लेके चले, तो जाहिर सी बात है 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल जो होंगे उनको भी अगर हम कंबाइन करें तो देखो 1s का साइज ये होगा और 2s का साइज क्या होगा, इतना बड़ा। ठीक है ना। और इस 1s की एनर्जी कुछ और होगी और 2s की एनर्जी क्या होगी, कुछ और होगी। तो यहां जो भी
एटम्स आपस में पास आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। वो एनर्जी इंटरेक्शन वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कंपैरेबल होनी चाहिए, कंपैरेबल, ठीक है, बट नॉट आइडेंटिकल। कंपैरेबल का मतलब होता है सिमिलर नहीं है, कंपैरेबल मतलब जिसको हम कंपेयर कर सके, जो आइडेंटिकल नहीं है बट बहुत ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है, बट नॉट आइडेंटिकल। ये आपस में क्या करेंगे? कंबाइन होंगे। ओके, तो जैसा मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि ये एस ऑर्बिटल मिलकर के क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये ए है और इसको मान लेते हैं कि ये बी है। यहाँ पे मैं किसी एक उसको नहीं लेता इंडिविजुअल, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर समझ लेते हैं नीचे, ये एक और ये दूसरा। तो एक छोटा है एक बड़ा है, इसको हम मान लेते हैं कि ये ए है और इस बी के साथ में ये माइनस कॉम्बिनेशन, मतलब डेस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। और इसका जो बॉन्डिंग वाला होगा वो कैसा होगा? बॉन्डिंग वाला ऐसा होगा, कि ये ए है और ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरह का, ये इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो इस तरह से ये इसकी z एक्सिस, ये भी इसकी z एक्सिस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे z एक्सिस बता दिया। तो जब ये इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा या इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, जब इसकी एनर्जी ज्यादा है बी की, इसका साइज बड़ा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब ये इस तरह से कंबाइन होता है तो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है ना। इसमें एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है ए का, ये न्यूक्लियस है बी का, और इस बड़े साइज को इस तरफ जो बी वाला साइड है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ये बिगर वन। और अगर ये डेस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन यहां पर अगर होता है तो क्या होगा? तो आप यहां पर देखोगे कि, हेलो, कुछ कह रहे हो? तो डेस्ट्रक्टिव उससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कुछ इस तरह का ये फॉर्म करेंगे। एक न्यूक्लियस ये और ये एक नोडल प्लेन बीच में को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में ए है और ये हमारे पास में बी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दो एटम्स ए और बी जो एस ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जीज क्या हैं? कंपैरेबल एनर्जीज हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इनको एनर्जी लेवल डायग्राम के फॉर्म में अगर मैं यहां पर बनाऊं तो मान लो कि ये हमारा ए, ये हमारे पास में है बी, ठीक है। सो ये ए मान लीजिए और ये आपका दूसरा जो एटम है वो बी मान लेते हैं, और इसकी एनर्जी कुछ एंटी बॉन्डिंग की ये हो जाएगी और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कुछ ये हो जाएगी, ठीक है। सो इसको आप कंबाइन कर दो, इसकी एनर्जी एक्चुअली में ये होनी चाहिए थी, ये इस तरह से। सो ये है आपके पास में बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये आपके पास में है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
ये जो लोअर एनर्जी है बी की, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो बॉन्ड बनाने में उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ही और ज्यादा कम एनर्जी वो कर सकता है और स्टेबिलिटी पा सकता है। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है और अगर ये कम करने की कोशिश करेगा तो इसको ज्यादा एनर्जी कम करनी पड़ेगी यहां तक आने के लिए। तो ये जो बी है इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? इसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है ज्यादा। तो लोअर एनर्जी जिस भी ऑर्बिटल की होगी, अब यहां पर हमें बी ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर दिख रही है क्योंकि देखो ए की एनर्जी तो यहां पर है ऊपर और बी की एनर्जी यहां पर है, तो ये एनर्जी डिफरेंस है। तो बी की एनर्जी जब यहां पर है तो इसकी एनर्जी कम है तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए ये क्या बनाएगा? ये इस तरह से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा। और जो हाई एनर्जी का है, ये जो ए है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, वो कहां ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाने में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये तब की बात हम कर रहे हैं जब हम हीट्रो न्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं, जहां पर दोनों जो एटम्स हैं, बॉन्डिंग एटम्स, वो डिफरेंट हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट हैं, उनकी एनर्जीज डिफरेंट हैं। अब देखो, जब हम पहले ऑर्बिटल्स बनाते थे तो हम कैसे बनाते थे? उनकी एनर्जी बिल्कुल कंपेरेबल रखते थे एक लाइन में। अब इस 2s की एनर्जी और इस 2s की एनर्जी क्या है? एक ही लाइन में है, एक ही जैसी है। लेकिन यहां पर जो कंबाइनिंग एटम्स हैं इनकी एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। इस ए की एनर्जी इतनी है ज्यादा और इस बी की एनर्जी से कम। तो जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाने में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाने में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ओके, सो आज के लिए अभी केवल इतना ही। कुछ ही सेकंड में क्लास ओवर हो जाएगी, इसलिए मैं आगे की बात हम करेंगे अब कल कि किस तरह से इनमें बॉन्डिंग होती है।